देख लेना, मैसेज देता हूँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी जो क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पेपर सेकंड का अधिगम। देखिए, अधिगम को सामान्य भाषा में लर्निंग कहते हैं। देखिए, आपने एक चीज हमेशा सीखी होगी कि एक छोटा बच्चा जन्म से लेकर अपनी युवा अवस्था तक, अर्थात अगर मैं उसकी अवस्था को बांटूं तो प्रारंभिक बाल्यकाल, पूर्व बाल्यकाल, पश्च बाल्यकाल, इसमें वह विभिन्न प्रकार के अनुभवों को सीखता है। देखिए, कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो तो क्या होती है, जन्मजात होती है, अर्थात उसको आनुवंशिकता के कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होकर उसको क्या होती है, प्राप्त होती है। लेकिन कुछ ऐसे अधिगम होते हैं जिसको वो क्या करता है, सीखता है। देखिए, अधिगम हमेशा परिवार, समाज से ही व्यक्ति सीखता है। अब अपना जो बेसिक अधिगम का टॉपिक है वो क्या है, रियल में जंतुओं पर आधारित है। देखिए, आपने देखा होगा कोई भी जंतु जब अपनी प्राकृतिक आवास में रहता है तो वह प्रतिदिन अनेक प्रकार की दैनिक क्रियाएं करता है। जैसे अगर मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण लूं तो अपन ने कुछ दिन पूर्व अंतरजातीय और अंतरजातीय संघर्ष पढ़ा था। अब मैं संघर्ष हटा देता हूं, मैं दो ही वर्ड यूज करूंगा, एक करूंगा अंतरजातीय और सेकंड करूंगा अंतरजातीय। अब देखिए, सबसे पहले जीव क्या करता है, कोई भी जीव जब जन्म लेगा तो वह अपने ही सदस्यों के मध्य, अपने ही सदस्यों के साथ क्या करता है, घुलता है, मिलता है और रहता है। अब ये क्यों रहता है, इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि कोई भी नवजात जीव होता है वो हमेशा असहाय होता है, अर्थात वो कमजोर होता है। और अपन को पता है कोई भी शिकारी जीव इन कमजोर जीवों को क्या हो सकता है, आसानी से शिकार कर सकता है। लेकिन जब वो परिवार में रहता है तो वो क्या करता है, धीरे 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 सीखता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें वो परिपक्व बनता है। अगर एक दैनिक उदाहरण लूं तो आपने सर्कस में बहुत से जानवरों को खेल दिखाते हुए देखा होगा। आपने देखा होगा कि जानवर में जो सर्कस होता है उसमें विभिन्न प्रकार के जानवर जैसे भालू, हाथी या अन्य शेर जैसे जीव होते हैं, वो विभिन्न प्रकार के करतब दिखाते हैं। अब रियल में होता क्या है, क्या वो जीव एक दिन में सीख गए? नहीं, वो क्या है, वो अपने निरंतर प्रैक्टिस, वो निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। और जब वो निरंतर अभ्यास करेंगे तो उन्हें क्या प्राप्त होगा, अधिगम या लर्निंग। देखिए, अधिगम है क्या, अधिगम एक अनुकूलित प्रक्रिया है। अधिगम एक अनुकूलित प्रक्रिया है जो उसके पूर्व अनुभवों पर आधारित होती है। अर्थात कोई भी अधिगम होगा वो क्या है, वो उसके पूर्व अनुभवों पर आधारित है। अब पूर्व अनुभवों पर आधारित तो है, ये तो है उसका अनुभव, लेकिन अब वो कोई ये चीज वर्तमान में सीख रहा है। अब वर्तमान में कोई ये चीज सीख रहा है तो वह जो अधिगम होगा वो उसकी याददाश्त पर निर्भर करेगा। अर्थात एक अधिगम सामान्यतः एक अनुकूलित प्रक्रिया है जो उसके पूर्व में अनुभव है उस पर आधारित होती है। लेकिन अगर वो कोई चीज नहीं सीख रहा है, कोई नई चीज सीख रहा है, तो ध्यान रखना वो उसके याददाश्त पर क्या होगी, हमेशा निर्भर करेगी, अर्थात उसकी मेमोरी पर निर्भर करेगी। और देखिए, हमेशा ध्यान रखना, अपन किसी चीज की जब भी निरंतर प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज क्या होगी, हमें याद रहेगी। और अगर हम किसी चीज की
प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अर्थात अभ्यास नहीं करेंगे, तो वो चीज धीरे 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 हमारे मस्तिष्क में लुप्त होती जाएगी। तो अधिगम भी यही कहता है, अधिगम कहता है कि एक अनुकूलित प्रक्रिया है जो आपके पूर्व अनुभवों पर आधारित है। अब देखिए, अब अधिगम भी सामान्यतः दो प्रकार से श्रेणियों में बांटा जाता है। देखिए, अधिगम में क्या होता है, एक तो वो अधिगम होता है जो प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आपने देखा होगा कि अपने सामान्य परिस्थितियों में अनेक ऐसे कारण आते हैं जिसमें क्या होता है, अपन उसको समझते हैं और उस समस्या का हल करते हैं। तो ऐसे प्रक्रियाएं, ऐसे कारण जिसमें व्यक्ति क्या करता है कि अपने अनुभव, अर्थात जो भी समस्या आ रही है उसको समझ के उसमें जो भी सक्रियता है, प्रबलता है, कमियां क्या है, उसको देखकर उस अधिगम को सीखता है। इस प्रकार से अधिगम को दो श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला होती है परिवर्तनीय और सेकंड होती है सीमित। देखिए, परिवर्तनीय में क्या होता है कि कोई भी जीव जो है वो क्या करेगा, अपनी जो भी परिस्थितियां होगा उसमें क्या होगा, वो सीखेगा। अर्थात जो भी उसके पूर्व अनुभव है, जिसमें उसके प्रत्यक्ष कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष कह सकते हैं, अर्थात जो भी कारण है उसमें वो क्या करेगा, सीखेगा और उसी आधार पे, और वो उसी आधार पे उस समस्या को क्या करेगा, हल करेगा। लेकिन सीमित में क्या होता है, एक सीमित दायरा होता है, सीमित प्रक्रिया होती है जिसमें वो क्या होता है, रहता है और अपने अनुभवों को सीखता है। अब देखिए, अधिगम भी विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो अधिगम आता है वो आता है अभ्यास। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अधिगम के प्रकार, पहला प्रकार है अभ्यास। अब देखिए, अभ्यास का बेसिक मतलब क्या है, पूर्व अनुभवों का, अर्थात पूर्व स्मृतियों का लुप्त होना ही अभ्यास कहलाता है। अर्थात आपकी जो पूर्व स्मृतियां हैं उसका जो लुप्त होना ही क्या है, अभ्यास कहलाता है। अब देखिए कैसे, देखिए, हम किसी चीज को बार बार देखते हैं। अगर हम किसी चीज को एक बार देखते हैं तो क्या होता है, हम उस चीज से डरते हैं, हमारे मन में क्या होगा, भय आएगा। लेकिन अगर एक ही चीज को अगर हम बार बार देखते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो अभ्यास भी यही है। अभ्यास में क्या है, सामान्यतः वह प्रक्रिया है जिसमें पूर्व स्मृतियां क्या होती है, धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। जैसे अभ्यास के अंदर वैज्ञानिकों ने बताया कि एक अफ्रीकी बिल्ली के बच्चे को, जब मनुष्य का, अफ्रीकी बिल्ली के बच्चे को जब मनुष्य का बच्चा, छोटा बच्चा 1 से 3 साल का जब पहली बार देखता है तो वो क्या होता है, बिल्ली को देखकर हमेशा डर जाता है। अर्थात वो बिल्ली को देखकर अंदर की ओर भाग जाता है, या उसके कान खड़े हो जाएंगे, बाल खड़े हो जाएंगे, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है। लेकिन जब वह इसी बच्चे को बार बार देखता है, अर्थात वो बार बार देखता है, तो क्या होता है, उसके मन में ये डर खत्म हो जाता है। अर्थात अब जब भी बार बार वो बच्चा, बिल्ली का बच्चा उस बच्चे के सामने आएगा तो वो क्या होगा, डर खत्म हो जाएगा। तो अभ्यास का मतलब क्या है, धीरे धीरे जो पूर्व अनुभव है वो क्या हो रहे, लुप्त हो रहे हैं। और दैनिक क्रियाओं में भी आप देखिए कि अगर कुत्ते का बच्चा जा रहा है तो छोटा बच्चा होगा, वो बेसिकली उससे एक बार डरेगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चा उस कुत्ते के बच्चे को बार बार देखता है, बार बार देखता है, तो आप देखोगे कि एक समय ऐसा आएगा कि वो बच्चा उस कुत्ते के बच्चे के पास जाएगा और उसके साथ घुल मिल भी सकता है। तो इसका मतलब क्या है, अभ्यास वह प्रक्रिया होती है जिसमें पूर्व अनुभव क्या होते हैं, लुप्त हो जाते हैं। तो इसको अगर मैं समझाना चाहूं तो ये कह सकता हूं, अभ्यास वह प्रक्रिया है जिसमें पूर्व जो अनुभव होते हैं वह क्या होते हैं, लुप्त हो जाते हैं। और प्रथम बार किसी वस्तु को देखने पर छोटा बच्चा डर जाता है, लेकिन अगर यही प्रक्रिया
बार बार दोहराई जाए तो वह डरना बंद कर देता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज हमें पहली बार दिखाई दे रही है तो क्या होगा, जो भी बच्चा होगा वो क्या होगा, उससे डरेगा। लेकिन अगर वही चीज उसको बार बार दिखाई दी जाएगी तो बच्चा क्या होगा, उसमें प्रति अर्थात उस जो भी वस्तु होगी उससे डरना बंद कर देगा। तो ये किस प्रकार का अधिगम है? ये अधिगम है, सबसे पहला प्रकार है जो क्या है, अभ्यास का है। अब हमारा सेकंड टाइप आ रहा है, वह आ रहा है सहबंधित अधिगम। अब हमारा सहबंधित अधिगम है, उसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सहबंधित अधिगम। अब देखिए, हम जानते हैं किसी भी जीव के जीवन काल में दो परिस्थितियां आती है। पहली परिस्थिति होती है, वह होती है अनुकूल परिस्थितियां, अर्थात जीव जिस वातावरण में रहता है वहां उसे प्रतिदिन दो प्रकार की परिस्थितियों को सहना पड़ता है। प्रथम परिस्थिति जो होती है वो होती है अनुकूल, सेकंड होती है प्रतिकूल। देखिए, अनुकूल परिस्थिति जब भी होगी जीव क्या करेगा, अपनी हमेशा वृद्धि करेगा। लेकिन जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, अर्थात प्रतिकूल परिस्थितियां आएगी तो जीव क्या होगा, हमेशा उस प्रतिकूल परिस्थिति का क्या करेगा, सामना करेगा। अब सामना करेगा और हम जानते हैं वही जीव जिंदा रहता है जो इस प्रतिकूल परिस्थिति को सहन कर सकता है। अब देखिए, सहबंधित अधिगम में क्या होता है कि आपको पता है कि हमेशा जानवर या कभी भी कोई कार्य करता है तो उसके मन में कोई लालसा होती है, अर्थात उसे अगर कोई पुनर्बलन दिया जाए मजबूत तो वह क्या करेगा, अपने अनुसार कार्य, इच्छित कार्य करता है। अब पुनर्बलन का मतलब क्या है कि वैज्ञानिकों ने क्या किया कि ऐसे पुरस्कार दिए, ऐसे लालच दिए जिसमें क्या होता है, जीव उस लालच को देखकर उसमें फंस जाता है और वो क्या करता है, अपने अनुसार इच्छित अनुक्रिया करता है। देखिए, वैज्ञानिक हमेशा पुरस्कार और सजा दोनों का ही प्रावधान रखते थे। अब देखिए, कोई भी जंतु अगर सही कार्य करेगा तो उसको पुरस्कार मिलेगा और अगर वो सही कार्य नहीं करता तो उसको हमेशा सजा मिलती है। अब प्रश्न आता है कि ये पुरस्कार और सजा किस प्रकार होती है? देखिए, पुरस्कार और सजा आज के परिप्रेक्ष्य में अपन जो कहते हैं वैसा मारना पीटना ये चीज नहीं होती। इसमें क्या होता है, पुरस्कार या सजा में क्या होता है कि कुछ वैज्ञानिक ऐसी कंडीशंस बनाते हैं, ऐसी परिस्थिति बनाते हैं जिसमें क्या होता है, जीव रहता है। अब अगर मैं एक सामान्य अगर बात करूं तो मैं ये बता सकता हूं कि आप कह सकते हैं कि अब प्रिय विद्यार्थियों, आप में से कुछ बच्चों के अभी कैमरे बंद हैं, कृपया वो कैमरे चालू कर दें क्योंकि आपको जो भी इंट्रोडक्शन होगा वो मिल जाएगा। आपके जिनके भी कैमरे बंद हैं वो चालू कर दें। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, पुरस्कार या सजा होती क्या है, हम इस चीज को पढ़ते हैं। देखिए, कई बार होता है कि पुरस्कार मिल रहा है, सजा मिल रही है क्या? अब देखिए, वैज्ञानिक क्या करते हैं, कभी किसी जंतु को प्रैक्टिकल्स करते हैं, अर्थात उस पर परीक्षण करते हैं, तो क्या करते हैं, उसको एक जगह कैद कर देते हैं। अब कैद करने के बाद उसके सामने एक परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। अब परिस्थिति उत्पन्न कर रहे हैं तो क्या होगा, जीव अगर उस परिस्थिति में उस वस्तु को प्राप्त कर लेता है तो वो क्या है, उसका पुरस्कार है। और अगर जीव बार बार भटक रहा है, उस चीज को प्राप्त नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, एक सजा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर थॉर्नडाइक का ही प्रयोग लूं तो थॉर्नडाइक ने क्या किया था, एक पिंजरा लिया। अभी देखिए, सिर्फ मैं पुरस्कार और सजा की बात कर रहा हूं। एक पिंजरा लिया, अब इन्होंने क्या किया, इस पिंजरे में एक बिल्ली को कैद कर दिया। अब देखिए, ये एक बिल्ली है, अब इस बिल्ली को कैद कर दिया। अब इस बिल्ली को उन्होंने कई दिन तक भोजन नहीं दिया तो बिल्ली क्या होगी, बिल्ली हमेशा भूखी होगी। बिल्ली है वो क्या है, भूखी। अब ये भूखी क्या है, ये उसकी सजा है। अर्थात
वो बिल्ली कई दिनों तक भूखी रहती है, तो ये उसकी सजा है। अब क्या हुआ कि इन्होंने बिल्ली को भूखा रखा। अब अगर बिल्ली भूखी रहेगी तो क्या होगा, अगर उसको कुछ समय तक भोजन नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएगी, वो मर सकती है। अब वैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने क्या किया, इसके बाद एक भोजन की व्यवस्था कर दी। अपन भोजन में दूध या मांस जो भी हो कह सकते हैं। अब इन्होंने बाहर भोजन की व्यवस्था की। अब क्या होगा, अब रियल में भोजन क्या है, भोजन एक तरह से पुरस्कार है। भोजन क्या है, एक तरह से पुरस्कार है। अब अपन पता है कि अपन कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें क्या होगा, पुरस्कार मिलेगा। अब बिल्ली भूखी है, ये भूखा क्या है, ये है उसकी सजा। अब बिल्ली जब तक भूखी रहेगी वो क्या होगी, कष्ट सहेगी से। अब उसे पुरस्कार प्राप्त करना है। अब उसे पुरस्कार प्राप्त करना है, इसका मतलब क्या कह सकता हूं मैं, उसे भोजन प्राप्त करना है। अब बिल्ली क्या करेगी, बार बार। तो अब थॉर्नडाइक ने क्या किया, इस कमरे में एक लीवर लगा दिया, एक लीवर लगा दिया। अब लीवर का मतलब क्या होता है कि जैसे उस लीवर पर पंजा पड़ेगा वो पिंजरा ऊपर से ऊपर की ओर खुल जाएगा। अब जैसे पिंजरा खुलेगा बिल्ली क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अब क्या हुआ, उन्होंने लीवर लगाया। अब चूंकि देखिए बिल्ली भूखी है, बाहर भोजन पड़ा है, तो बिल्ली क्या करेगी, बार बार क्या कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है, मतलब अभ्यास कर रही है। बार बार अपना पंजा है वो इस प्रकार अलग अलग जगह मार रही है। अब एक अचानक से, आप कह सकते हैं पूर्व अनुभव कह दीजिए, तुक्का कह दीजिए, कुछ भी कह सकते हैं, एक अनुभव से क्या हुआ कि जो पंजा था वो उस लीवर पर दब जाता है। अब लीवर पर पंजा दब गया तो क्या हो गया, अब अपन जानते हैं जैसे लीवर पर पंजा दबा, ये गेट क्या हो गया, ऊपर खुल गया। अर्थात यहां से जो गेट था वो क्या हो गया, ऊपर की ओर खुल गया। अब गेट खुल गया ऊपर की ओर तो क्या हो गया, बिल्ली यहां से बाहर निकली और उसने भोजन कर लिया। अब भोजन किया तो क्या होगी, वो संतृप्त हो गई, अर्थात उसकी भूख खत्म हो गई। अब ये जो भूख खत्म हुई है, भोजन प्राप्त किया, ये रियल में क्या है, ये रियल में पुरस्कार है। और यहां जो वो जब तक उसने लीवर को नहीं दबाया था, जब तक उसने लीवर को नहीं दबाया था, अर्थात वो भूखी रही थी, वो उसकी क्या थी, सजा थी। तो अब इसमें आपको समझ आ गया होगा कि सजा और पुरस्कार क्या होती है, क्योंकि अपने मन में एक प्रश्न आता है कि सजा पुरस्कार का मतलब होगा मारना पीटना। देखिए जंतुओं को इस प्रकार की सजा नहीं दी जाती थी। अब क्या है, सहबंधित अधिगम। सहबंधित अधिगम में क्या है कि प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियों में जो जीव रहता है वो क्या करता है, हमेशा सीखता है। अब वो सीखेगा तो क्या करेगा, वो हमेशा जो भी चीज परिस्थिति में रह रहा है वो अपने नए अनुभव करेगा और बार बार क्या करेगा, प्रयत्न या भूल से वो अपना ज्ञान अर्जित करेगा। तो सहबंधित अधिगम होता है वो कितने प्रकार का होता है, सहबंधित अधिगम होता है वो हमेशा 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट हेडिंग है सहबंधित अधिगम के प्रकार। सहबंधित अधिगम सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार है वह है प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। सेकंड जो है वो है गुप्त अधिगम। अब देखिए सहबंधित का मतलब है कि प्रतिकूल अप्रतिकूल परिस्थितियों में अर्थात जीव रहता है और वो क्या कर रहा है, अपना अधिगम प्राप्त कर रहा है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं गुप्त अधिगम की। देखिए गुप्त अधिगम का मतलब है अपना जो भी अधिगम है उसमें वह एक तरह से गुप्त रखता है, अर्थात बिना कोई कारण बताए जो अधिगम होता है उसको क्या करा जाता है, हिडन या गुप्त रखा जाता है। अब देखिए अगर मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण कहना चाहूं तो आपने देखा होगा कि जब भी अगर कोई शेर ही है, उसने अभी जस्ट शिकार किया था, अब वो शिकार करके वो भोजन करके संतृप्त होके बैठा है। अब उसके पास कोई भी जीव जाएगा तो वो क्या करेगा, वो भोजन को क्या करेगा, प्राप्त नहीं करेगा। तो भोजन को प्राप्त नहीं कर रहा है तो ये कैसा है, ये उसका गुप्त अधिगम है, अर्थात वो इस प्रकार के अधिगम को नहीं दिखाता है। लेकिन जैसे ही भूख खत्म होगी वो वापस तैयार होगा और वो उस जीव को शिकार करेगा।
तो इसका मतलब क्या है, इस प्रकार के अधिगम में क्या होता है कि व्यक्ति अपना जो होता है नॉलेज वो क्या करता है, गुप्त रखता है, और जैसे ही परिस्थितियां चेंज होती है वो अपने आप को, इसके अनुभव को क्या करता है, प्रकट करता है। और अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं कह सकता हूं, एक भोजन किया हुआ शेर अगर जंगल में बैठा है और उसके पास कोई दूसरा जीव आ रहा है, अगर वो भोजन किया हुआ है तो वो कभी शिकार नहीं करता है। तो ये कैसे है, ये हमेशा गुप्त अधिगम है। अब आता है पर्यतन और भूल। देखिए अपन जानते हैं कि अपन कोई चीज सीखते हैं तो अपन को बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण लूं तो अपन ने बचपन में साइकिल चलाई होगी, अपन सभी लोगों ने बचपन में, लगभग सभी ने तो साइकिल चलाई है। अब अपन ये देखें कि क्या साइकिल अपन एक दिन में ही चलाना सीख गए? संभव नहीं है। सबसे पहले अपन, जब भी एक छोटा बच्चा होता है, मैं देखिए छोटे से उदाहरण से लेके चल रहा हूँ अधिगम में, जब एक छोटा बच्चा होता है वो क्या होता है, वो साइकिल की सीट तक पहुंच नहीं पाता, तो अपन एक देसी नाम कहते हैं कैंची चलाना, अर्थात अपन साइकिल की कैंची प्रक्रिया से साइकिल को चलाते सीखते हैं। अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले बार बार क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं, अर्थात साइकिल को चलाना सीखते हैं। आपने देखा होगा सबसे पहले एक छोटा बच्चा साइकिल को लेके ही चलता है, अर्थात वो साइकिल को सिर्फ लेके पैदल ही चल रहा है, तो ये क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे प्रयत्न कर रहा है। अब एक समय ऐसा आएगा जब वो कैंची चलाना सीखता है और कुछ समय बाद वह सीट पे बैठ के साइकिल चलाना सीख जाता है। अब मैं ये कह सकता हूं कि क्या वो, जब वो साइकिल चलाना सीख रहा था तो क्या वह कुछ ही दिनों में साइकिल सीख गया चलाना? नहीं। जब उसने पहली बार साइकिल चलाई थी तो वो क्या था, वह उसका प्रयत्न था, वह उसका क्या था, प्रयत्न था। अब देखिए उसने साइकिल चलाई, उसने प्रयत्न किया, लेकिन देखिए कुछ जो उसने प्रयत्न किए वो क्या, उसमें से कुछ ऐसे अधिगम होंगे जो क्या होंगे, लुप्त हो गए, अर्थात वह भूल गया। अब भूल गया तो क्या हो गया, अब वो भूल गया, क्यों? क्योंकि अगर बार बार उसने प्रैक्टिस नहीं की। अपन कोई चीज करते हैं और अगर अपन उस चीज को काफी समय अंतराल तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपने देखा होगा वो चीज जो अधिगम है वो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे शरीर से या हमारे से लुप्त होता रहता है। अब क्या होता है कि बच्चा बार बार प्रयत्न कर रहा है, बार बार साइकिल चलाने का प्रयत्न कर रहा है, तो क्या हुआ, उसमें वो कुछ भूलेगा भी, कुछ चीज वो भूल भी रहा है, लेकिन जब वो बार बार इसकी प्रैक्टिस करेगा तो उसको क्या होगा, अधिगम प्राप्त होगा और एक ऐसा समय आता है कि वो भूलना धीरे धीरे कम कर देता है। अब देखिए हमारा जो भूलने की प्रक्रिया होती है ना, वो हमारी याददाश्त पर निर्भर करती है। अगर हमारी इच्छा शक्ति और याददाश्त पे, हमारी याददाश्त कैसी है उस पर निर्भर करती है, क्योंकि देखिए हमें प्रतिदिन अनेक अनुभव मिलते हैं। हम जब भी एक मनुष्य की बात करें तो हमारे जीवन काल में प्रतिदिन अनेक अनुभव आते हैं। अब सारे मनुष्य अनुभवों को सीख नहीं पाता। अब हम अनुभव को देखते हैं तो क्या होता है, हमारी याददाश्त पर निर्भर करता है, क्योंकि याददाश्त की कैपेसिटी होती है। अब धीरे धीरे नए नए अनुभव आते हैं तो पुराने अनुभव क्या होते हैं, धीरे धीरे लुप्त या हटते जाते हैं। तो इसी प्रकार प्रयत्न और भूल का सिद्धांत में क्या होता है कि जंतु को विशेष प्रकार की पुरस्कार या सजा दी जाती है, जिसमें क्या होता है, वो प्रैक्टिस करता है और परफेक्ट बनता है। और अगर प्रयत्न और भूल की बात करें तो थॉर्नडाइक की बात कर सकते हैं। थॉर्नडाइक ने क्या किया था, एक ऐसा पिंजरा बनाया था। अब उन्होंने क्या किया, इस पिंजरे के अंदर एक इस प्रकार की व्यवस्था की कि ये पिंजरा बिल्कुल कांच का था। अब इसमें क्या है कि जंतु अपने आर पार की जो भी वस्तुएं होती है उसको क्या होता है, वह देख सकता है, अर्थात जंतु के जो भी आर पार की वस्तु है जंतु उसको क्या होता है, देख सकता है। अब उसने क्या किया, अब इसमें एक भूखी बिल्ली को उसने कैद कर दिया। अब देखिए भूखी बिल्ली जब इसमें कैद रह रही है तो क्या होगा, वो काफी जब भूखी हो जाएगी तो क्या होगी, वह प्रयत्न करेगी। प्रयत्न का मतलब क्या है, पिंजरे से बाहर निकलने की प्रैक्टिस करेगी। अब वो प्रयत्न करेगी तो आपको पता है जब भी वो प्रयत्न कर रही है तो बार बार वो क्या होगी, इसमें भूल भी सकती है। अब वो कोई चीज बार बार प्रयत्न कर रहा है तो वो क्या है, बार बार इसमें भूल भी सकता है। तो वो बार बार उसकी प्रैक्टिस कर रही है, प्रयत्न कर रही है। तो अब क्या होगा, वह जीव जो प्रयत्न कर रहा है वो क्या होगा, बार बार प्रयत्न करेगा। अब इसमें क्या होता है कि इस प्रक्रिया में क्या होता है कि इस पिंजरे में एक लीवर लगा हुआ होता है। लीवर पे क्या होता है, जैसे ही कोई हाथ लीवर पर पड़ेगा ये ढक्कन क्या होगा, वो पिंजरा ऊपर की ओर खुल जाएगा और बिल्ली क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अब वो क्या करता है कि सबसे पहले जीव जो बिल्ली है वो बार बार क्या करेगी, वो बार बार उस पे
बार बार पंजा मारती जाएगी, पंजा मारती जाएगी और कोशिश करेगी। अब देखिए एक समय ऐसा आएगा कि क्या होगा, अकस्मात, अकस्मात कह सकते हैं, अगर इसको कॉमन भाषा में अपन तुक्का भी कह सकते हैं कि गलती से उससे एक बार लीवर दब गया। अब एक बार लीवर दब गया तो क्या हो गया, वो पिंजरा क्या होगा, खुल जाएगा। अब भूखी बिल्ली पिंजरा जैसी खुलेगी तो वो क्या होगी, बाहर जाएगी और अपने क्या होगी, भोजन को प्राप्त कर देगी। अब देखिए ये प्रक्रिया तो क्या होती है, प्रयत्न है। उसने एक बार प्रयत्न किया और उसको चीज प्राप्त होगी, लेकिन क्या यह प्रयत्न हमेशा रहेगा, जरूरी नहीं है। अब वो बिल्ली क्या करेगी, अब अगर उसी बिल्ली को आपने वापस उसी पिंजरे में बंद कर दिया तो वो क्या होगी, वापस वो प्रैक्टिस करेगी। अब जरूरी नहीं है कि जहां उसने पंजा मारा था उसी जगह वो वापस पंजा मारेगी, वो बार बार क्या करेगी, उसका निश्चित अभ्यास करेगी। अर्थात जैसे उसको रखा, सपोज पहले ये प्रक्रिया 10 घंटे में पूर्ण हुई, अब आपने दूसरी बार रखा, ये प्रक्रिया हो सकता है 8 घंटे में पूर्ण हो जाए और वो बिल्ली उस पिंजरे खोल दे। लेकिन जब बार बार यही प्रक्रिया दोहराई जाती है तो एक समय ऐसा आता है कि बिल्ली कुछ ही समय में, अर्थात विद इन द 1 से 3 मिनट के अंदर इस पिंजरे को खोल लेती है और भोजन को प्राप्त कर लेती है। अब देखिए बिल्ली ने प्रयत्न भी किया, उससे भूल भी हुई, उसने सजा भी प्राप्त की। तो इसका क्या मतलब है, इसका बेसिकली मतलब यह है कि बिल्ली ने अपने सजा भी प्राप्त की, उसने पुरस्कार भी प्राप्त किया। अब जब वो बार बार यही चीज सीख रही है तो बार बार यही चीज सीखने के कारण क्या होगा, अब उसकी याददाश्त, जो इच्छा शक्ति है वह मजबूत होगी और इस चीज को जब वो बार बार प्रैक्टिस करेगी तो क्या होगा, वह कुछ ही समय में भोजन को प्राप्त कर लेती है। तो यही चीज हमेशा सर्कस में भी सिखाई जाती है। सर्कस में भी क्या होता है, सर्कस में भी अधिगम के अंदर जानवरों को बार बार ये चीज सिखाई जाती है। अगर जंतुओं को सिखाना बंद कर दें तो वो क्या होगा, कुछ समय में ही क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे, अर्थात वो अधिगम को भूल जाएंगे। इसीलिए ध्यान रखना, उन्हें बार बार प्रैक्टिस कराई जाती है और जब हम किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो हमेशा हम उस चीज को सीख लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि सहबंधित अधिगम में 2 प्रकार के होते हैं, पहला है प्रयत्न और भूल, सेकंड क्या है, गुप्त अधिगम। गुप्त अधिगम का मतलब क्या है कि ऐसा अधिगम जिसमें कोई स्पष्टता नहीं होती, अर्थात जंतु संतृप्त है, भोजन किया हुआ है, अब वो भोजन नहीं करेगा। तो हमने अधिगम का पहला टाइप पढ़ा था अभ्यास, दूसरा पढ़ा सहबंधित अधिगम। तीसरा जो टाइप है वो है अंतर्दृष्टि अधिगम। अंतर्दृष्टि अधिगम, देखिए अंतर्दृष्टि अधिगम का मतलब क्या होता है, अपनी मेमोरी का यूज करके, अपनी बुद्धिमत्ता का यूज करके किसी समस्या को हल करना। अब देखिए आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे भी कह सकते हैं या कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बुद्धिमान होते हैं। अगर मैं इसके लिए अगर जानवरों की बात करूं तो चिंपैंजी का कह सकता हूं। चिंपैंजी की जो मेमोरी होती है वह बहुत तेज होती है, अर्थात जो वो जहां भी रहता है वो वहां की वातावरणीय परिस्थितियों में रहकर क्या करता है, समस्या को क्या करता है, हमेशा हल करने की कोशिश करता है। अब जब वो चिंपैंजी उस प्रक्रिया में रह रहा है, वो बार बार उस प्रक्रिया में रह रहा है, तो क्या होगा, वो उस प्रक्रिया के अंदर रहते हुए उस समस्या को हल करता है। तो अंतर्दृष्टि के अंदर वैज्ञानिक कोहलर ने एक बड़ा शब्द यूज किया था, जो सबसे पहले यूज हुआ था उसमें हुआ था बुद्धिमान। बुद्धिमान अर्थात अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपना बुद्धि का प्रयोग करके समस्याओं को हल करना। अब वैज्ञानिक कोहलर ने क्या किया, एक चिंपैंजी लिया था जिसका नाम उन्होंने रखा था सुल्तान। ध्यान रखिएगा, सुल्तान। सुल्तान एक चिंपैंजी था। उन्होंने क्या किया, सुल्तान चिंपैंजी को एक कमरे में क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब उन्होंने उस कमरे में बंद कर दिया तो क्या हुआ, वो सुल्तान चिंपैंजी क्या हुआ, उस कमरे में रहा। अब उन्होंने क्या किया, उस कमरे के अंदर काफी दिनों तक उसे भूखा रखा। अब देखिए हमेशा ध्यान रखना, जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, जब भले इंसान हो भले जीव हो, वो हमेशा क्या करेगा, कोशिश करेगा। अनुकूल परिस्थितियों में बहुत कम जीव होते हैं जो ज्यादातर कोशिश करते हैं। तो इसीलिए जीव के सामने अगर हम अधिगम की बात करें तो हमेशा ध्यान रखना, जीवों के सामने ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा की जाती है जिसमें क्या होते हैं, वो सीखते हैं। अब जब वो प्रतिकूल परिस्थितियों में रहता है तो वो क्या करेगा, हमेशा कोशिश करेगा। अब कोशिश कर रहा है तो वो क्या होगा, हमेशा सीखेगा। अब
सुल्तान चिंपैंजी को क्या किया, एक कमरे में बंद कर दिया। अब काफी दिन रहा तो आपको पता है कि उसको भूख लगेगी। अब उसमें क्या किया वैज्ञानिक कोहलर ने, क्या किया, सबसे ऊपर की ओर जहां वो ऊपर बैठा था वहां पर क्या किया, एक केले का गुच्छा लटका दिया। एक केले का गुच्छा उन्होंने लटका दिया। और अब केले का गुच्छा लटकाया है, अब बंदर क्या है, इस केले के गुच्छे को देख सकता है। लेकिन अब क्या है, सुल्तान चिंपैंजी की क्या है, हाइट कम है। अब जब उसकी हाइट कम है तो वह बंदर जो चिंपैंजी है वो उसको क्या होता है, भोजन को प्राप्त नहीं कर सकता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, सुल्तान चिंपैंजी ने क्या किया कि वह उस भोजन को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वो क्या समस्या है कि वो बार बार उस केले को देख रहा है लेकिन उसको वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अब वो बार बार उसको प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो वो क्या करता है कि चिंपैंजी बार बार उछल कूद करता है, क्योंकि आपने देखा होगा बंदरों की या चिंपैंजियों की विशेषता होती है जो बार बार वो क्या करते हैं, उछल कूद करते हैं। अब वो बार बार उछल कूद कर रहा है तो क्या हो रहा है, उसको भोजन प्राप्त नहीं हो रहा। तो कोहलर ने क्या किया, विकल्प के तौर पे इस जो भी पिंजरे था इसमें क्या किया, एक लकड़ी के बॉक्स रखे, लकड़ी के विभिन्न प्रकार के बॉक्स रख दिए, अलग अलग आकार के बॉक्स रख दिए। अब क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, लकड़ी के विभिन्न प्रकार के बॉक्स क्या किए, इस कमरे में रख दिए। अब होता क्या है कि जब वो बंदर चिंपैंजी जब उस कमरे में बार बार उछल कूद कर रहा है तो उसे क्या हो रहा है, भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है। अब ये जो सारी प्रक्रिया है वो, इस प्रक्रिया में क्या है, वैज्ञानिक कोहलर तो चिंपैंजी को देख सकता है लेकिन चिंपैंजी कभी भी वैज्ञानिक को देख नहीं पाता। अगर वो वैज्ञानिक को देखेगा तो वो कभी भी प्रतिकूल परिस्थिति में कोई कार्य नहीं करेगा। इसीलिए ध्यान रखना, हमेशा यह व्यवस्था की जाती है कि बाहर बैठा हुआ व्यक्ति तो भीतर देख सकता है लेकिन भीतर बैठा हुआ व्यक्ति बाहर नहीं देख सकता है, तो ये व्यवस्था की जाती है। अब क्या हुआ कि जब वो काफी दिन भूखा रहा तो उसने क्या किया, धीरे धीरे कोशिश की। अब वो कोशिश कर रहा है तो उसने क्या किया कि धीरे धीरे जो डब्बे हैं उनको क्या किया, एक के ऊपर एक रखने की कोशिश की। अर्थात इस डायग्राम से आप समझिएगा। अब उन्होंने क्या किया, इस कमरे में क्या किया, विभिन्न आकार के लकड़ी के बॉक्स रख दिए। लेकिन ध्यान रखना, बॉक्स इस प्रकार नहीं रखे कि बंदर उस पर चढ़ के आराम से केले के गुच्छे को प्राप्त कर ले। अब क्या हुआ, सुल्तान जो चिंपैंजी था वो क्या करता है, काफी दिन भूखा रहता है, उछल कूद करता है, तो वो अपने अंतर्दृष्टि का अर्थात अपने जो अंदर के नॉलेज का है वो क्या है, अभी उपयोग नहीं कर रहा है। अब एक समय ऐसा आता है कि वो सुल्तान चिंपैंजी क्या करता है, इस लकड़ी के बॉक्सों को क्या करता है, एक के ऊपर एक रखता है। अर्थात एक के ऊपर जब वो एक लकड़ी के बॉक्सों को रखता है तो हम जानते हैं कि लकड़ी के बॉक्सों की क्या होगी, हाइट धीरे धीरे बढ़ती है। आप लाल पेन के डायग्राम से आप समझ सकते हैं। अब लकड़ी के बॉक्स की क्या होगी, हाइट क्या है, धीरे धीरे बढ़ रही है। अब वो हाइट बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि वह धीरे धीरे ऊपर की ओर क्या हो रहा है, चढ़ पा रहा है। अब होगा क्या कि लकड़ी के जैसे जैसे वो बॉक्स रखता है तो क्या होता है, वो
अब जब इन बॉक्सों के वो ऊपर चढ़ेगा तो वो क्या करता है, आसानी से केले की गुच्छी को प्राप्त कर लेता है। और अब देखिए इसमें क्या है, उसने अपने बुद्धिमान, अपने मस्तिष्क का यूज किया, अर्थात अपने मस्तिष्क का यूज करके ही उस परिस्थिति का हल किया, क्योंकि इस परिस्थिति में सारे जो भी सामान थे वो क्या थे, इस जो भी रूम है उसमें क्या थे, उपलब्ध थे, और उसने इसी परिस्थिति का उपयोग करके क्या किया, उसने इस समस्या को हल किया। अब हमारी जो अगली क्लास होगी हम उसमें आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।